हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन करनी है एंड दिस इज द 15 लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। बट बिफोर वी गेट स्टार्ट, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट यू काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3-phase transformer protection. First of all, how many types of transformer connection do we have? We have 4 type transformer connection: delta delta, Y delta, and delta Y. How many phase shift between the primary and the secondary sides? 2. अच्छा, CT secondary connections. Voltage are different on the primary and secondary side, as this is obvious. So the CT रेशियो विल बी डिफरेंट। प्राइमरी साइड पे हमने सीटीज डिफरेंट लगाने हैं एंड सेकेंडरी साइड पे हमने डिफरेंट लगाने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर की। हम प्राइमरी साइड पे भी वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं और सेकेंडरी की साइड भी कर सकते हैं। सीटी कनेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द फेज डिफरेंस, राइट। इसकी कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, अदरवाइज अगर एक ख़राब हो जाए तो फिर दूसरे ने भी ख़राब होना है, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास 3-phase ट्रांसफार्मर है, इसको हमने स्टार और डेल्टा में कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्राइमरी साइड स्टार में है या वाई कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड डेल्टा में। तो प्राइमरी साइड कैसे लगाए? प्राइमरी साइड इस तरह लगाए जिसका ये बॉटम, तीनों प्राइमरी साइड के बॉटम को कनेक्ट करके इसको ग्राउंड किया हुआ है, तो और सेकेंडरी और अपर पार्ट से सप्लाई आ रही है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, 3-phase प्राइमरी साइड वाई में कनेक्ट हो गया और इस पॉइंट को हमने ग्राउंड किया हुआ है। सिमिलरली सेकेंडरी को किस तरह कनेक्ट किया हुआ है, इसको एक क्लोज लूप में बंद करके इस तरह का एक सर्किट बनाए और फिर इसमें से एक एक वायर निकाला हुआ है, तो ये डेल्टा साइड बन गया है। ये था एक सिंपल सी स्लाइड कि इसमें से प्राइमरी साइड पर और सेकेंडरी साइड को स्टार और डेल्टा में कैसे कनेक्ट करना है। तो इस साइड में से कौन सा करंट पास हो रहा है, लाइन टू लाइन करंट पास हो रहा है IA, जबकि इसमें से पास हो रहा है IA माइनस IC, ये भी लाइन टू लाइन करंट है, राइट। अच्छा, ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फॉल्ट दैट कैन अकर इन ट्रांसफार्मर। कौन कौन से टाइप्स के फॉल्ट हो सकते हैं? पहले है वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट। वाइंडिंग में करंट जा रहा होता है जबकि कोर में फ्लक्स होता है, सो इनके दरमियान एक इंसुलेशन होती है और ओवर द टाइम ये डैमेज हो सकता है, ये वीक हो सकता है, तो इसकी वजह से फॉल्ट आ सकता है। सेकंड फॉल्ट होता है ऑनलाइन टैप चेंजिंग। टैप चेंज की वजह से हम वोल्टेज चेंज कर रहे होते हैं। जब वोल्टेज चेंज कर रहे होते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट चेंज होता है, जो इसकी वजह से स्पिल करंट प्रोड्यूस होता है और स्पिल करंट डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को ऑपरेट करवाता है। इंटर टर्न फॉल्ट, वो फॉल्ट जब हमारे पास टर्न्स सेकेंडरी साइड पे या प्राइमरी साइड पे टर्न्स एक दूसरे के शॉर्ट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो वहाँ पे एक हॉटस्पॉट बनता है। ये था थर्ड किस्म का फॉल्ट। फोर्थ है इन रश करंट अपर ट्रांसफार्मर। ये किस तरह होता है इसको हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे, और ओवर फ्लक्सिंग की वजह से भी फॉल्ट आ सकता है। ओके, अब परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के लिए हमने सीटी की सिलेक्शन कैसे करनी है। ये मेरे पास डेल्टा साइड पे ये साइड डेल्टा में कनेक्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टार यानी वाई में कनेक्ट है। तो मैंने इस दोनों साइड पर सीटी की कनेक्शन कैसे करनी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइमरी साइड की टर्न्स रेशो 1:1 है, ट्रांसफार्मर की दोनों साइड पे टर्न्स रेशो 1:1 है। बिकॉज ऑफ द टर्न्स रेशो, तो ये करंट और ये करंट सेम होगा क्योंकि टर्न्स रेशो सेम है। सो फिर ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है कि लाइन एंड फेज करंट ऑन स्टार साइड, तो लाइन करंट और फेज करंट सेम होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये इट्स वेरी ऑब्वियस, यू कैन लर्न इट। स्टार साइड में करंट दोनों में सेम होते हैं, जबकि डेल्टा साइड में वोल्टेज दोनों में सेम होते हैं, करंट डिफरेंट होते हैं, राइट। अच्छा, अब इसको हमने कैसे कनेक्शन करनी है। ये है मेरे पास प्राइमरी साइड डेल्टा में कनेक्ट है, सेकेंडरी साइड मेरे पास स्टार में कनेक्ट है यानी वाई में कनेक्ट है। तो ये एक सीटी यहाँ पे लगी है, एक सीटी यहाँ लगी है, एक सीटी यहाँ। सिमिलरली सेकेंडरी साइड पे भी 3 सीटीज लगी है। तो इस सीटी में से कौन सा करंट पास कर रहा है? इस सीटी में से करंट पास कर रहा है IA माइनस IC, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू KCL एक करंट एंटर कर रहा है, एक लीव कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे करंट क्या होगी, IA माइनस C। सिमिलरली यहाँ पे भी KCL लगा इस पॉइंट पे, तो इसमें से करंट पास हो रहा है IB माइनस IA, इसमें से IC माइनस IB, और इसमें से सिर्फ IA पास हो रहा है, इसमें भी IB पास हो रहा है, जब इसमें IC पास हो रहा है। तो अगर आप देखें तो इस सिटी में से डिफरेंट करंट पास हो रहा है, जबकि इसमें से डिफरेंट करंट पास हो रहा है। तो अगर इसको मैं डिफरेंशियल रिले में से पास कर रहा हूँ तो मिसमैच आएगा, तो रिले हमेशा ऑपरेट करेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमने इन 3 सीढ़ियों को किस सीक्वेंस में लगानी है और इन तीनों को किस सीक्वेंस में लगानी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब
अगर मैं इस तरह कर लूँ कि मैं ये परसेंटेज डिफरेंशियल रिले कि मैं अगर प्राइमरी साइड जो कि डेल्टा है और सेकेंडरी साइड जो कि स्टार में है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि ये विजिबल हो सके। ओके, अच्छा, ये है डेल्टा साइड, ये है स्टार साइड। तो स्टार साइड पर अगर मैं डेल्टा साइड पर अगर अपने सिटीज़ में डेल्टा कनेक्शन में लगाओ, डेल्टा साइड पे मैं स्टार में लगाऊंगा। अगर मेरे पास ये डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मर है तो मेरे सिटीज़ के कनेक्शन वाई डेल्टा में होंगे, यानी इसके अपोजिट होंगे। तो ये CT1, CT2, CT3 किस कनेक्शन में लगे? स्टार कनेक्शन में लगे, क्योंकि ये इस साइड पे क्या है? डेल्टा है। इस पे ये वाई ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन में लगे सेकेंडरी साइड पे, तो मैंने रिलेज लगाने हैं डेल्टा कनेक्शन में। डेल्टा में कैसे लगे? इनके एक लूज लूप बनाकर, इस तरह एक लूज लूप बनाए, फिर इनसे एक एक वायर निकलकर रिले में से पास हो गई। ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, ये ऑपरेटिंग कॉइल है एज इट डिस्कस्ड अर्लियर। तो इसमें से कौन सा करंट पास हो रहा है? IC माइनस IB, जो इस रिले में से पास हो रहा है। ये पिछली स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया कि इस रिले में से कौन सा करंट जा रहा है, IC माइनस IB, या यहाँ पे KCL लगा कर यू कैन फाइंड इट। तो इसमें से IC माइनस IB जा रहा है, इन हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है IC माइनस IB। इसका मतलब ये है कि IC माइनस IB इज इक्वल टू IC माइनस IB। जब तक कोई फॉल्ट ना होगा, ये दोनों करंट बराबर होंगे, रिले ऑपरेट नहीं करेगी। इस ऑपरेशन कॉइल में से इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। जितना करंट होगा वो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से पास होगा, रिले ऑपरेट नहीं करेगी। सो थंब रूल इज कि अगर ट्रांसफार्मर वाई डेल्टा में लगे हैं तो सिटीज मैंने स्टार डेल्टा में लगाने हैं, राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि यार फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सटर्नल फॉल्ट आ गई और द फॉल्ट आया सी को ग्राउंड में, यहाँ पे मेरे पास फॉल्ट आया। तो सी में से फॉल्ट आया तो इसका मतलब ये है कि इस सी फेज में से, इस ट्रांसफार्मर नंबर सी में से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ये दो ट्रांसफार्मर अपनी नॉर्मल ऑपरेशन में है, जबकि इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं। जब इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो ये करंट पास होता है सी, ये सी इस रिले में भी पास हो रहा है और ये सी इस रिले में से भी पास हो रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये इस रिले में से भी पास हो रहा है और इस रिले में से भी पास हो रहा है, राइट। तो ये रिले में से जब ये पास होगा इस तरह ये, तो वो फेज जिसमें सी इन्वॉल्व है वो इफेक्ट होंगे। ये भी इफेक्ट हो रहा है और ये भी इफेक्ट हो रहा है। सिमिलरली प्राइमरी साइड पे ये सी भी इफेक्ट हो रहा है और ये सी भी इफेक्ट हो रहा है, यानी ये सी और ये सी। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ये सी भी ज़्यादा होगा, अगर ये सी ज़्यादा होगा तो ये सी भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि सारे का सारा करंट इसमें से पास होगा, इसमें से मिसमैच नहीं होगा। जितना भी करंट होगा वो ऑपरेटिंग कॉइल में से, रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से पास होगा, ऑपरेटिंग कॉइल में से कोई करंट पास नहीं होगा। सो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए मेरी जो प्रोटेक्शन है वो रिस्ट्रेनिंग रीजन में रहेंगी, एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए ऑपरेट नहीं करेगी, जो कि इस तरह होना भी चाहिए। अगर एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाए तो मेरी रिले ऑपरेट ना करे, जबकि इंटरनल फॉल्ट के लिए मेरी रिले ऑपरेट करे। ओके, व्हाट डज इट से? ओवर करंट, मैं इसको एक मरतबा साफ करके दोबारा देखता हूँ। ओवर करंट इन फेज सी में ओवर करंट आ गया, सही है। टू लाइन सप्लाई द करंट ऑन डेल्टा साइड, डेल्टा साइड में सी में फॉल्ट आया तो एक ये भी करंट पास कर रहा है एक्स्ट्रा, एक ये भी कर रहा है। ओके, टू अब द पायलट वायर्स कैरी द फॉल्ट करंट, ये पायलट वायर्स है, ये दोनों करंट कर रहे हैं। करंट सर्कुलेट इन टू ऑफ द परसेंटेज डिफरेंशियल यूनिट, करंट किस में से पास हो रहे हैं? दो परसेंटेज डिफरेंशियल कॉइल में से पास हो रहे हैं, दैट इज रिस्ट्रेनिंग कॉइल। द स्कीम रिमेन स्टेबल फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट ऑन फेज सी। तो इसमें क्या है? स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से जो एक्सटर्नल करंट पास हो रहा है वो दोनों कॉइल में से पास हो रहा है। वो इस सिटी में भी से पास हो रहा है, इस सिटी में से भी पास हो रहा है, वो इस सिटी में से भी पास हो रहा है और इस सिटी में से भी पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सिटी के ऑपरेटिंग कॉइल में से स्पिल करंट क्या है? ज़ीरो है। जब स्पिल करंट ज़ीरो है तो मेरी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अब मैं कहता हूँ कि एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाए, यहाँ पे फॉल्ट आया, तो जब यहाँ पे फॉल्ट आया तो इस कॉइल में से कोई इस रिले में भी से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ भी कोई करंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा करंट आ रहा है क्योंकि सी करंट ज़्यादा लेकर आएगा। इस ट्रांसफार्मर में करंट बहुत ज़्यादा हो गया, इंटरनल फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा हो गया, तो एक करंट यहाँ से आएगा इस तरह ज़्यादा। तो ज़्यादा करंट इस रिले में से भी पास हो रहा है, इसमें से भी पास हो रहा है। तो इन दो पॉइंटों पे करंट बहुत ज़्यादा है,
इन दोनों पॉइंटों पे करंट ज़्यादा है, जबकि इसके दूसरी साइड करंट कोई नहीं है, तो सारा का सारा करंट कहाँ से जाएगा? और रिले के ऑपरेटिंग कॉइल में से जाएगा। जब रिले के ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट जाएगा तो मेरी रिले ट्रिप करेगी। सो 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए हमने ये प्रोटेक्शन डिज़ाइन कर ली कि अगर एक्सटर्नल फॉल्ट आ जाए तो मेरी रिले ऑपरेट नहीं करेगी, जबकि इंटरनल फॉल्ट के लिए रिले ऑपरेट करेगी, जबकि इस तरह होना भी चाहिए। और इस तरह हमने सीख लिया। करंट ऑन द डेल्टा साइड इज सेम एज ऑन द एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट की तरह यहाँ पे वही सेम करंट एक्स्ट्रा जा रहे। नो करंट द सेकेंडरी अब द सीट इज ऑन द स्टार साइड। इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, ना इसमें करंट जा रहा है ज़्यादा, ना इसमें से ज़्यादा करंट जा रहा है एक्स्ट्रा। द स्पिल करंट कास्ट द करंट इन द टू ऑफ द डिफरेंशियल रिले। इन दोनों में से स्पिल करंट पास हो रहा है जबकि इस रिले को ऑपरेट करवाता है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज इनरश फिनोमिना। इनरश फिनोमिना की वजह से ट्रांसफार्मर में कोई क्या फॉल्ट आ सकता है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट है, और ये सोर्स है और इसका ये सेकेंडरी साइड क्या है? ओपन है। तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो ये मेरे पास नॉर्मल इस तरह बिहेवियर होता है वोल्टेज का। लेकिन जैसे मैं इसको स्लो करता हूँ, इनरश फिनोमिना की वजह से इसमें से ये स्पाइक्स आ जाते हैं। इस स्पाइक्स को कहते हैं इनरश, और इसका फ्लक्स बराबर होता है क्यू फ्लक्स रेजिजुअल फ्लक्स कॉस थीटा माइनस फ्लक्स कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये इसका फॉर्मूला नीचे डिराइव करते हैं। ये मेरे पास ट्रांसफार्मर का फ्लक्स था इनिशियली। मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर का फ्लक्स बराबर है Q इंटू फ्लक्स M साइन ओमेगा टी। अब मैं अगर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ V इज इक्वल टू N डी फ्लक्स ओवर डी टी। अब इसका अगर कॉस ओमेगा साइन की जगह कॉस आ जाएगा, अगर कॉस को वापस साइन में कन्वर्ट करना है तो 90 हमने ऐड किया। तो ये था मेरा पास फ्लक्स, राइट। ये मेरे पास वोल्टेज इंड्यूस हुआ। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वोल्टेज 90 डिग्री से मेरे पास फ्लक्स को लीड कर रहा है। जब मेरे पास वोल्टेज 90 पे था तो फ्लक्स मेरे पास 0 पे है, राइट। इसका मतलब ये है कि पीक टू पीक वोल्टेज में, पीक टू पीक इसमें कितना है? फ्लक्स 2 फ्लक्स है, राइट। एक साइकिल में कंप्लीट करने के लिए 2 फ्लक्स पीक टू पीक जा रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए, ये मेरे पास ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है, राइट, अप्लाइड वोल्टेज है। ये स्टेडी स्टेट फ्लक्स होता है नॉर्मल केस में। जब नॉर्मल होगा तो ये फ्लक्स होगा हमारे पास। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास रेजिडुअल फ्लक्स इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें 0 फ्लक्स है, तो वो फ्लक्स भी यहाँ से स्टार्ट होगा। ये नीचे केस में तब स्टार्ट होगा जब मेरे पास में कोई पहले से कोई फ्लक्स हो। मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कोई फ्लक्स नहीं है। नया ट्रांसफार्मर फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं स्विच को मैंने ऑन किया तो ये 2 फ्लक्स ऊपर चला गया, ये फ्लक्स 2 टाइम ऊपर चला गया इस तरह, फिर अगेन 2 टाइम ऊपर चला गया। ये पे कुछ टाइम के बाद डाई आउट होकर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये 2m ऊपर जब चला गया, इसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है। जब ओवर हीटिंग होती है तो हमारा कोर सैचुरेशन में चला जाता है, उसकी वजह से फॉल्ट आ जाता है। ट्रांसफार्मर इज स्विच ऑन 0 क्रॉसिंग ऑफ द वोल्टेज। जहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर को स्विच को हमने क्लोज किया, रेजिडुअल फ्लक्स इज 0। इस पॉइंट पे कोई फ्लक्स नहीं है। इस फ्लक्स के लिए फ्लक्स शुड फॉलो द स्टेडी स्टेट फ्लक्स कर्व, राइट। इसको फॉलो करना चाहिए, स्टेडी स्टेट फ्लक्स को फॉलो करना चाहिए। तो इसको जब फॉलो कर रहा है तो इस तरह जा रहा है ना, ये जब नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है, तो ये 2m इसका पीक टू पीक बन रहा है। अब ये देखो, ये है टाइम और ये है वोल्टेज का कर्व इस तरह, राइट। लेकिन इसमें से ये स्पाइक्स आ जाते हैं। अगर तुमने पिछले स्लाइड में देख लिया होगा तो ये स्पाइक्स आ जाते हैं, इसको कहते हैं इनरश फिनोमिना। तो इस इनरश की वजह से ये है I0, ये BH कर्व है। तो मेरे पास B की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है 2m। जब B की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी तो मेरा कोर यहाँ पे सैचुरेशन में चला गया। इसका मतलब ये है कि लार्ज फ्लक्स इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफार्मर टू मूव द कोर इनटू सैचुरेशन, राइट। लार्ज मैग्नेटाइजेशन करंट भी चाहिए हमारे लिए टू अचीव द मैक्सिमम फ्लक्स, और इसके लिए टाइम बहुत कम लेता है। यानी जब हमारे पास स्विच इनरश फिनोमिना आकर होता है, मेरा कोर सैचुरेशन में चला जाता है, फ्यू माइक्रोसेकंड लेता है, करंट भी बहुत ज़्यादा होता है जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, और फ्लक्स भी हमारे पास ज़्यादा होता है। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये वो अप्लाइड वोल्टेज है। इस वोल्टेज को मैंने रिप्लेस किया इन डी फ्लक्स डिवाइड बाई डी थीटा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो राइट साइड एज इट इज
इसको जब मैं इस साइड पर लेकर आया तो डेरिवेटिव दोनों साइड को मैंने इंटीग्रेट किया, तो फ्लक्स को जब मैं निकालता हूँ तो फ्लक्स मेरे पास निकल आएगा माइनस वी एम डिवाइड बाई एन ओमेगा कॉस ओमेगा टी थीटा प्लस के। इसको सिंपल इंटीग्रेशन करके तुम इस फॉर्मूले तक आ सकते हो। अब मैंने टाइम जीरो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो मेरे पास कोई रेजिजुअल फ्लक्स नहीं होगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो रेजिजुअल फ्लक्स मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास टाइम जीरो पे इसमें कितना फ्लक्स मौजूद होगा, हाउ मच फ्लक्स वुड बी अवेलेबल इन द कोर एट टाइम इक्वल टू जीरो। सो ये इस जब टी इसमें से जीरो पुट कर लेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बनता है। अब इसको वापस रिप्लेस कर दो इधर, राइट। इस जब इससे के निकालो, के की जगह यहाँ पुट कर लो, यानी इन सेंस हमने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड की। तो जब यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये है फ्लक्स रेजिजुअल फ्लक्स m cos omega t minus flux m cos omega t plus theta. Flux is a transformer flux and qm is the peak value of flux. तो ये रेजिजुअल फ्लक्स है और ये बाकी मैक्सिमम फ्लक्स की पीक वैल्यू की वजह से जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हुआ है। QR is the residual flux, theta is the instant of switching, and the magnetic properties of the core, the amount of magnetic current required to produce the given amount of flux, right? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कितना फ्लक्स रिक्वायर्ड होगा टू मूव द कोर इनटू सैचुरेशन। फिर है सिंपैथेटिक इनरश, ये वो इनरश है अगर फॉर एग्जांपल दो ट्रांसफार्मर साथ में लगे हो, ये ट्रांसफार्मर नंबर 1 ये ट्रांसफार्मर नंबर 2 एंड दिस ट्रांसफार्मर एक्सपीरियंस द इनरश फिनोमेना। तो इसकी वजह से इसमें भी स्मॉल डिग्री ऑफ इनरश ये ट्रांसफार्मर भी एक्सपीरियंस करेगा, तो इसको कहते हैं सिंपैथेटिक इनरश। अच्छा, नाउ सोल्यूशन फॉर द इनरश करंट। ये इनरश करंट का तो प्रॉब्लम आया, इसको हमने कैसे मिनिमाइज करना है। इसका पहले है कि एडिशनल इसमें टाइम डिले दे दो। रिले को जो मैं रिले यूज़ कर रहा हूँ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले या डिफरेंशियल रिले, उसमें से कुछ मैं डिले दे दूँ, लेकिन डिले की वजह से मेरा सेचुरेशन कोर में मेरा कोर सेचुरेशन में चले गया तो उसके फेलियर के चांसेस है। तो ये एक गुड वे नहीं है। द गुड वे इज़ कि परसेंटेज डिफरेंशियल रिले विथ हार्मोनिक रिस्ट्रेंट। इसमें से एक फंडामेंटल था, जैसे कि ये था, ये फंडामेंटल था और इसमें से ये हार्मोनिक्स आते थे। तो फॉल्ट करंट कंटेन द फंडामेंटल हार्मोनिक्स। इसमें से जब फॉल्ट होगा तो फंडामेंटल हार्मोनिक्स थे, जब नॉर्मल होगा तो इस तरह थे। जबकि इनरश करंट कंटेन्स फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स। फॉल्ट करंट में फंडामेंटल हार्मोनिक्स होते हैं, जबकि इनरश फिनोमेना आ जाए तो उसमें फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स होते हैं। सो इस फंडामेंटल और इस हार्मोनिक्स को मैंने निकाल कर मैं किस में से पास कराऊंगा, रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से। वो कैसे करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरे पास सीटी है, सेकेंडरी करंट्स I1 और I2 है। तो ये एक है, ये स्पेल में से करंट पास होगा और एक करंट पास होगा रिस्ट्रेनिंग कॉइल, जिसको सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं, यानी रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से जो करंट पास होगा। तो इसको मैं फिल्टर करूंगा, इसमें से फंडामेंटल कंपोनेंट्स निकालूंगा और हार्मोनिक्स निकालूंगा। फंडामेंटल्स को मैं रिस्ट्रेनिंग कॉइल से ऑपरेटिंग कॉइल से गुजारूंगा, जबकि हार्मोनिक्स है उसको मैं यहाँ पे जाकर रिस्ट्रेनिंग कॉइल में गुजारूंगा। और जो सर्कुलेटिंग करंट है जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से पास हो रहे हैं उसको अनफिल्टर करके इसमें से फंडामेंटल भी होंगे हार्मोनिक्स भी होंगे, उस हार्मोनिक के साथ ऐड करके रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से गुजारूंगा। जब इनरश फिनोमेना आ जाए, जो इसमें से जितने भी फंडामेंटल हार्मोनिक्स थे, जितने फंडामेंटल कंपोनेंट्स थे वो ऑपरेटिंग कॉइल में से गुजरेंगे, जितने भी हार्मोनिक्स थे वो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से गुजरेंगे, तो मेरा रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अच्छा, एक और फॉल्ट था कि इंटरटर्न्स की वजह से अगर फॉल्ट आ जाए तो हम हाउ यू विल डील विद इट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है प्राइमरी साइड, ये इसका लाइन टू लाइन वोल्टेज 4 किलो डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 है, जो कि फेज वोल्ट बनता है, और सेकेंडरी साइड पर 5 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस है 1 मिली वोल्ट। और इसका इंटरटर्न फॉल्ट आया और इसमें से फॉल्ट करंट 500 एम्पेयर गुजर रहा है। तो अगर इससे तुम I1 निकालो तो I1 की वैल्यू बहुत कम बनती है, बहुत स्मॉल अमाउंट। यू कैन कैलकुलेट दिस, निकालो एंड डू पुट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डू चेक कि ये सही निकाले कि नहीं। जब I1 की निकालोगे वैल्यू तो वो बहुत छोटी सी वैल्यू निकलती है। जब I1 की वैल्यू छोटी निकली, स्मॉल वैल्यू ऑफ I1, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन द I1। तो डिफरेंशियल रिले उस पर ऑपरेट नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जबकि सेकेंडरी साइड पे हमारे पास करंट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो हॉटस्पॉट बन सकती है। तो इसके लिए नए रिले जो नॉन इलेक्ट्रिकल रिलेज यूज़ होती है, इसको कहते हैं बकल्स रिले। तो बकल्स रिले क्या होता है, लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट बिफोर दैट, इंसिपिएंट फॉल्ट
क्या होता है इंसिपिएंट पार्ट जो स्टार्ट में बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं बट देन इंक्रीज ग्रेजुअली, जैसे कि इस केस में था। दिस इज बकल्स रिले। तो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ये ऑयल है और ये इसका टैंक है। ये बुशिंग है, लो वोल्टेज बुशिंग, हाई वोल्टेज बुशिंग। बुशिंग यूज होते हैं कि इस कंडक्टर और टैंक को एक शॉर्ट ना हो जाए, इसको इंसुलेट कर देते एक दूसरे से। अच्छा, और ये मेरे पास बकल्स रिले है, ये ट्रिप सिग्नल जनरेट कर लेंगे। और ये मेरे पास अलार्म है, और ये मेरे पास ब्रीथ है जो गैस को यानी एयर को इन एंड आउट करता है, ये कंजर्वेटिव है। अब अगर मेरे पास फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट आकर इसका हीट बढ़ जाएगा, हीट इंक्रीज होगा। तो जब हीट इंक्रीज होगा वो इस बकल्स रिले में से पास होगा। जब बकल्स रिले में से पास होगा तो इससे अलार्म जनरेट करके ट्रिप कर लेगा, और वो हीट यहाँ आकर कंजर्वेटर में स्टोर होगा। कंजर्वेटर में स्टोर होगा तो उसमें से जितना एयर है वो बाहर निकलेगा। जब ये फॉल्ट रिमूव होगा तो ये कंजर्वेटर से ये जो जितना ऑयल है ये वापस इस टैंक में आ जाएगा। तो ये इसमें से वापस एयर आएगा। एयर आते वक्त कुछ एयर जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उस एयर से हमने फिर अंदाज़ा लगाना है, वो नीड टू डिफाइन कि किस किस्म का फॉल्ट आया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और ये अलार्म तब जनरेट कर लेगा जब हमारे पास ये ऑयल की लेवल बहुत कम हो जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देते। तो ये था बकल्स रिले का कॉन्सेप्ट। बकल रिले इस तरह की होती है, अगर मेरे पास फॉल्ट आ जाए तो वो फॉल्ट की वजह से ऑयल इस पास से फ्लो करेंगे। जब फ्लो करेंगे इसमें से ये वेन लगा हुआ है, तो ये वेन यहाँ आकर इस कॉन्टैक्ट के साथ क्लोज हो जाएगा और ये एक सिग्नल जनरेट कर लेगा कि फॉल्ट आकर आ गया, इसको रिमूव कर दे। अब अगर ये है ये फ्लोटिंग लेवल के लिए अलार्म, अगर ऑयल की लेवल कम हो जाए तो ये कॉन्टैक्ट इसके साथ क्लोज होगा। जब इसके साथ क्लोज होगा अलार्म जनरेट कर लेगा कि यार इसमें ऑयल की डिक्रीज आई है, इसको फिल करे। तो फॉल्ट दो किस्म के, एक या तो ऑयल कम हो सकता है या इंटरटर्न्स फॉल्ट आ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो ऑयल इसमें से पास होगा, तो इस वेन को क्लोज करके रिले को बताएगा कि यार रिले यू शुड ट्रिप। अच्छा, ओवरफ्लक्सिंग की वजह से ओवरफ्लक्सिंग कैन आल्सो टेक प्लेस इन आवर ट्रांसफार्मर कोर as calculated by this formula. Flux is equal to V divided by 4.4 frequency into turns ratio. अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, जब फ्लक्स ज़्यादा होगा हमारा कोर सैचुरेशन में चला जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाए, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो मेरा फ्लक्स फिर बढ़ेगा, फिर मेरा कोर सैचुरेशन में जाएगा। मेरे 4.4 एंड n आर द कांस्टेंट्स, ये चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैंने V ओवर M को कांस्टेंट रखना है, इस चीज़ को मैंने कांस्टेंट रखना है, इसको जब किसी ऐसे लेवल में रखना है ताकि मेरा फ्लक्स इसमें से कांस्टेंट हो। तो इसके लिए जो रिले यूज होते हैं उस वोल्ट हर्ट्ज रिले इसे कहते हैं, राइट। अच्छा, अब ये है कि वोल्ट हर्ट्ज वाई एक्सिस पे वोल्ट एंड हर्ट्ज रे एक्सिस पे टाइम है कि इस पे मैंने इसकी रेशियो कितनी लेनी है, 100 लेनी है, और इस पे टाइम है कितने टाइम तक लेनी है। और ये वो रीजन है, अगर इस रीजन में मेरे पास ये इस रेशियो आ जाए, ये वोल्ट हर्ट्ज की रेशियो अगर इस रीजन में आ जाए तो मेरी रिले ऑपरेट करेगी। ये प्रोहिबिटेड रीजन है, इसमें नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज माई कोर विल गो इनटू द सैचुरेशन रीजन और वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हो जाएगा और फॉल्ट आ सकता है। सो अब मैंने फॉर एग्जांपल 130 की वोल्ट पर हर्ट्ज की वेन में रेशियो रख ली 130। जब 130 रखी तो ये इस यहाँ तक फॉल्ट नहीं होगा, यहाँ तक नॉर्मल चलेगा। यानी तकरीबन 5 सेकंड तक 30 सेकंड तक, यानी तकरीबन 1 मिनट से पहले ये इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। जैसे ही इसके अंदर आ जाएगा तो कोर मेरे पास हीट अप होना शुरू हो जाएगा और फॉल्ट की तरफ चला जाएगा। अब अगर मैंने 100 रखी है तो 100 के लिए मेरे पास कोर सैचुरेट नहीं होगा। इस तरह कंप्लीट पूरे टाइम के लिए मेरे पास इस तरह जाएगा एंड माई कोर विल इन द नॉर्मल रेंज, राइट। सो ये था कि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन हमने कैसे करनी है। Hopefully you have learned something from this video, and if you haven't subscribed to my channel, it's a kind request to you, kindly do subscribe to my channel. Thank you so much.